17 तो नहीं, 117। चलो लॉसेस का चैप्टर निकालें। जी, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, रूल 1 ये है कि सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। और रूल 2 क्या है? रूल 2 ये है कि प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस, बाकी तो स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन बुरे लॉस हैं, इनका तो कोई मसला नहीं। एग्जांपल 3 करें जी। हो गई? अच्छा जी, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलें जी, एग्जांपल 4 करें 1 मिनट में। स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, ये अच्छी बस है, और नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है, ये अच्छी सवारी है, और ये अच्छी बस है। असल में सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता ना, इन दोनों के प्रॉफिट में से तो हो सकता है। और ये ना कैपिटल गेन का लॉस है और ना स्पेक्यूलेशन का लॉस है। चलें जी सॉल्व करें। 2010 जल्दी निकालें रजिस्टर रजिस्टर। जी, बुरे लॉस दो हैं, स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन। करा ली कटिंग फाइनली, इस चक्कर में आपने क्लास छोड़ी थी। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें से माइनस कर लें 400, जवाब क्या आ गया? 100। आप मुझे बताएं कि हमारे साल से कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है अब 2010 के सवाल का 11 पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। 11 में आए, 11 में नॉन स्पेकुलेशन में क्या है? प्रॉफिट। ये तो अच्छी बस है, लेकिन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन पर लगेगा रूल 3, और रूल 3 कहते हैं स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन 600, बस यही हमारी टैक्सेबल इनकम है। और कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यू और इनकम फ्रॉम कैपिटल नॉट। स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। दो 2012 अब अगले सालों में तीनों में प्रॉफिट आया है, क्या करें?
किस किस को अंदर रखें? बिजनेस स्पेकुलेशन को अंदर रखें और इसमें से माइनस करें पुराने साल का 80 और फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें 40। करें नोट, फिर आगे चलते हैं। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इसको एज इट इज लिखते हैं 900। और अगला इनकम फ्रॉम, वो हो गया, वो लिख दिया हमने। इनकम कैपिटल गेन को अंदर रखें और इसमें से माइनस कर दें पुराने साल का लॉस। जी 900। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हो गया था लेटेस्ट टाइम का? 70% हो गया था, 80% हो गया था। ओके, वो ऐसे ही उसने खुद न्यूमेरिकल करके दिया हुआ था। हमने जब शुरू से शुरू किया तो हमारे न्यूमेरिकल में तो कोई मसला नहीं था। जो लाहौर चीजें बेची थी उसको कहीं उसमें तो नहीं डाल दिया था? फ्लाइट जो लाहौर जा रही थी, कहाँ जा रही थी? इस्लामाबाद जा रही थी। अच्छा, वो लग रहा था फ्लाइट किसी को बाहर जा रही है, बच्चों को लगा। वो जीरो रेट में तो नहीं डालना था, वो तो फ्लाइट पाकिस्तान के अंदर ही थी। एक बच्चा मिला इस अटेम्प्ट के बाद, कहता है कि वो लाहौर पाकिस्तान, फ्लाइट पाकिस्तान में ही थी, लेकिन मैंने तो जब अंग्रेजी पढ़ी तो मैंने समझा कि बाहर ही जा रही है, लेकिन पास वो भी हो गया। तो जाहिर बात है 100 वाला पास नहीं होता, 99 उसके आए होंगे, वो भी पास हो गया होगा, एक नंबर ही कटा होगा उसका। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन, ये क्या है? बुरी सवारी। और ये क्या है? अच्छी सवारी। अच्छा, जब प्रॉपर्टी बिजनेस दोनों आ जाए ना तो तब जरा मुहतात होइएगा रूल 2, वरना 90% न्यूमेरिकल रूल 1-3 से हो जाया करेंगे। ये भी याद रख लें, 90% न्यूमेरिकल रूल 1-3 से। जब प्रॉपर्टी बिजनेस दोनों आ गए, और लॉस किस में हुआ? जब प्रॉपर्टी बिजनेस दो, हमने कहा था दुकानों का लॉस घरों के किराए से माइनस, इस तरह का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए रखा था। तो प्रॉपर्टी बिजनेस अगर ना हुए तो फिर तो रूल 1-3 पे गुजारा चलेगा, 1-2-3 पागलों की तरह बार बार नहीं लगाने। और ये क्या है? अच्छी बस। अब क्या करें 2010 में? अच्छी अच्छी बसें देखें और उसमें अच्छी अच्छी सवारियां बिठाएं। जी, बाकी तो बस फिर ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितना? 250। और वो तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा 200। अगले साल का कर दें।
ओके, स्टिक किसको, सरमैर को चाहिए? ये पड़ी, वो बहुत सी स्टिकें उधर पड़ी हुई हैं ऊपर। वो बचपन में कहानी नहीं होती, सारी स्टिक्स को इकट्ठा तोड़ो, एक एक करके टूट जाती थी। अच्छा जी, अब मेरे भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेशन को देखें। अब लिखने का यहां फायदा क्या, क्योंकि इस साल भी लॉस है और पिछले साल भी लॉस है, तो अब इसको इधर लिखने का फायदा कोई नहीं लग रहा। अपेरेंटली नाउ व्हाट वी शुड डू, नाउ वी शुड नॉन स्पेकुलेशन, वी शुड राइट डाउन नॉन स्पेकुलेशन। व्हाट इज नॉन स्पेकुलेशन? लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। अच्छा, इसको अंदर रखना था ना, इसको अंदर रखना था। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, अदर सोर्स जो करंट ईयर की है, इसमें से पुराने साल का लॉस तो नहीं माइनस हो सकता ना? पुराने साल का लॉस तो सिर्फ किस हेड में से माइनस होगा? सेम हेड में से। अदर सोर्स बाहर आ गई, तो इस तरह फॉर्मेट बनना था ये। आप बता दें कैरी फॉरवर्ड क्या करना है। इनकम फ्रॉम कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वाला कैरी फॉरवर्ड करना है टिल 2000, ये तो पुराना ही है ना, टिल 2010 का है, टिल 2016। और ये जो बिजनेस स्पेक्यूलेशन है, इसमें जो पुराना आ रहा है, पुराना आ रहा है वो है 200, इसे कैरिड फॉरवर्ड करना है टिल 2016, और इस साल का है 100, इसे कैरी फॉरवर्ड करना है टिल 2017। अच्छा, अगला आप जबानी देख लें। सैलरी को बारों बार डाल दें, सैलरी को बारों बार डाल दें। बिजनेस के प्रॉफिट में से कैपिटल गेन का और स्पेकुलेशन का लॉस माइनस नहीं हो सकता, ये दोनों बुरी सवालियां हैं। तो बस 25 जमा 40 2010। कैरी फॉरवर्ड स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन 280। अगले साल नॉन स्पेकुलेशन में क्या आ गया? लॉस। करें 2011 सॉल्व।
ओके, 2011 में सैलरी का प्रॉफिट आ गया है, इसको तो बाहर डाल दें। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में इस साल लॉस है और पिछले साल का कोई लॉस इसका नहीं है। अब बताएं कैपिटल गेन और बिजनेस स्पेक्यूलेशन में से इनके पुराने सालों के लॉस माइनस करें या इस साल का 30 माइनस करें? जल्दी बताएं। इस 45 और 50 में से ये दोनों जिनको मैंने सर्कल किया है, ये दोनों अच्छी बसें हैं और 30,000 अच्छी सवारी है। 30,000 क्या है? अच्छी। तो अच्छी बसों में अच्छी सवारी बैठ सकती है। क्या इसको बिठाएं या मेरा भाई आए वाले को बिठाएं पहले? क्यों? इसने अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो जाना है, लेकिन इनका 1 साल तो अब गुजर गया ना हमारा, तो बेहतर है इनको पहले माइनस कर दें। इनकम फ्रॉम लेस ब्रॉट फॉरवर्ड 45, कितना माइनस होने जी? और इनकम फ्रॉम बिजनेस जी 50 माइनस -200 जी। अब कैरी फॉरवर्ड क्या करें? एक तो ये जो बिजनेस कैपिटल गेन वाला है 35 कैरी फॉरवर्ड, और जो इस साल वाला आया है इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना। अच्छा जी, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है, बिजनेस का लॉस है और अदर सोर्स का लॉस है। रूल 1 क्या कहता है? सैलरी का प्रॉफिट, सैलरी का प्रॉफिट तो है ही नहीं। कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन का लॉस, वो भी नहीं है। रूल 1 और 3 तो लगना ही नहीं। बस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, ये सैलरी बुरी बस है, ये दोनों बुरी सवारियां हैं, और ये एक अजीब नाम रख लें इसका, ये एक अजीब सा बीच में कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप बताएं वैसे तो ये क्या थी? अच्छी बस। ये क्या थी? अच्छी सवारी। में इसलिए कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टी ना होता तो बाकियों में से तो माइनस हो सकता था ना। अच्छी सवारी और ये भी अच्छी सवारी। लेकिन एक काम कीजिएगा, पेपर में इन दोनों को सर्कल लगा के अजीब लिख लीजिएगा कि ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट और भी है। असूली तौर पे तो अच्छी बसों में अच्छी दोनों सवारियां बैठ सकती हैं, लेकिन इसी साल ताजा लॉ बदला, उसमें ये लिखा हुआ है कि अजीब सा कॉन्सेप्ट भी है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से अब मजबूरी में क्या करेंगे फिर? इस अच्छी बस में सिर्फ कौन सी सवारी बिठाएंगे? ये वाली, और बस उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इसी में रूल 2 जरा टेस्ट हो रहा है। ओके,
कैपिटल गेन अच्छी बस है, ये अच्छी सवारी है, ये अच्छी सवारी है, लेकिन प्रायोरिटी में आप माइनस अदर सोर्स को पहले कीजिएगा वरना इसने डेड हो जाना है। अदर सोर्स को पहले माइनस कीजिएगा वरना इसने डेड हो जाना है। अब तो कोई मसला नहीं, इसमें तो रूल 2 भी नहीं लगना था, इसमें तो नॉर्मल रूल लगने थे। अच्छा जी, एग्जाम्पल 9, बस हमारी आखिरी एग्जाम्पल आज की लॉस। एग्जाम्पल 9 जी भाई, शॉप ए है, शॉप बी है, शॉप सी है। तो पहले ऐसा करेंगे, डेटे को सिंप्लीफाई करेंगे, डेटे को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अगर लॉस या प्रॉफिट आ रहा है तो बिजनेस तो एक ही है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन 200 माइनस 150, ये लॉसेस के रूल नहीं लगाने हमने, इसमें भी डेटे को सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी। सैलरी दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं, डेटे को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्पेक्यूलेशन का इस साल का लॉस किसी और स्पेक्यूलेशन के इस साल के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है, बल्कि ये बात तो हर हेड में ही है। अब जब डेटा सिंप्लीफाई हो गया तो सवाल सॉल्व करते हैं। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, सैलरी को बाहर डाल दिया करें, जी बोलें। अच्छी बसें बोले ना, अब अच्छी, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन क्यों बोलना है, अब अच्छी अच्छी बसें बोलें। ये अच्छी बसें हैं तीनों, इनमें अच्छी, ये तीनों अच्छी बसें हैं, ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है इसमें। अगर प्रॉपर्टी होती तो फिर उसको बाहर डाल देते हम, लेकिन प्रॉपर्टी में से वैसे बाकी हेड्स का लॉस माइनस हो सकता है, सिर्फ किसका नहीं हो सकता, बिजनेस का नहीं हो सकता, नॉन स्पेकुलेशन। प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो बिजनेस स्पेकुलेशन, इसमें से माइनस कर दें, अच्छा जी। अब उम्मीद है बच्चे बच्चे आ गए हैं जिन्होंने आना था। अब हम जी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको आज हम रिवाइज करने लगे हैं। रिवाइज क्या करने लगे हैं, बस पढ़ाया ही हल्का फुल्का सा था, कोई डिटेल में बताया ही नहीं था आपको। वो कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 369 पे, 371 पे, किधर है गया, आखिरी सफा 374। जी, मैंने कहा था पाकिस्तान के गरीब गुरबा, पाकिस्तान के बीमार, मादरत, पाकिस्तान के बीमार बाहर के मुल्कों में इलाज के लिए जा सकते हैं, यानी पाकिस्तान के लॉसेस बाहर की बिजनेस, बाहर की इनकम्स में से माइनस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पाकिस्तान में पेशावर में दुकान थी, उसमें लॉस आया, और आपको फ्रांस में दुकान थी, उसमें गेन आया। अब पाकिस्तान का लॉस है, बाहर के मुल्क में गेन है, इनको आप आपस में सेट ऑफ कर भी जानते हैं। लेकिन अगर वाइस वर्सा होता, फ्रांस में लॉस आता और पाकिस्तान में, तो फिर फ्रांस का लॉस पाकिस्तान के गेन में से माइनस नहीं हो सकता। पाकिस्तान लॉसेस कैन बी, बोले 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 बोले, सेट ऑफ, अगर सेट ऑफ हो सकते हैं तो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। सेट ऑफ अगेंस्ट
फॉरेन इनकम, लेकिन ऑब्वियसली सेम हेड ही होगा ना, यानी बिजनेस बिजनेस के साथ ही होगा, ये नहीं होगा कि एंड वाइस वर्सा डज नॉट अप्लाई। बोले फॉरेन लॉसेस कैन नॉट बी अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम। ओके, करें जी एग्जांपल। जी भाई, पाकिस्तान में बिजनेस में गेन आ रहा है, कैपिटल गेन में पाकिस्तान में गेन आ रहा है, और बाहर के मुल्क में बिजनेस में क्या आ रहा है? आप बताएं, गोरा बीमार हुआ है या पाकिस्तानी बीमार हुआ है? वैसे गोरे तो नहीं, सारी दुनिया के मुल्कों में थोपिया वाले भी होते हैं, काले भी होते हैं। चलें बहरहाल चलें, अक्सर बाहर वाले मुल्क से गोरा ही जहन में आता है आप लोगों के। तो गोरे बीमार हुए हैं या पाकिस्तानी बीमार हुए हैं? गोरे बीमार हुए हैं। तो गोरे बीमार हुए हैं तो उनको म्यू हॉस्पिटल में ले आए? नहीं। तो फिर ऐसा करें कि दूसरा रूल लगेगा, फॉरेन लॉस, मतलब कि अगर उसको रूल 1 और 2 आप नाम दे दें तो दूसरी लाइन लगेगी, फॉरेन लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अब इसको इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? ऐसे करें ना, ऐसे करके, नॉट, ये नहीं कर सकते। अब क्या करें? बाकी फॉरेन लॉसेस के रूल आपको बताएं, हर फॉरेन लॉस अगले 6 साल तक, वो रूल अपनी जगह। तो इसलिए 70 को और 30 को इसी तरह रखें और कैरी फॉरवर्ड कर लें इनकम फ्रॉम कितना 10। क्लियर? ओके, but let's come on the other example. What happened here? Tell me. बाहर की प्रॉपर्टी इनकम है, बाहर का कैपिटल गेन है, और पाकिस्तान का लॉस है प्रॉपर्टी के अंदर। तो पाकिस्तान के बीमार जो काले, गंदुमी काले तो नहीं है पाकिस्तानी इतने, तो पाकिस्तान के बीमार बाहर के मुल्कों में जा सकते हैं। तो इनकम, लेकिन सेम हेड बस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस कितना? 3 जवाब। और वो कैपिटल गेन फॉरेन सोर्स तो एज इट इज, वो फॉरेन इनकम्स तो छू। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आज हमें पता चला कि फॉरेन इनकम्स में से पुराने फॉरेन लॉसेस भी माइनस होते हैं, सेम हेड के, ये तो बताया हुआ था, और फॉरेन इनकम्स में से इस साल के पाकिस्तान सोर्स के लॉसेस भी माइनस हो सकते हैं। हाँ, टैक्स क्रेडिट 27 के ऊपर निकलता है ना, ये तो हमने बता दिया था नेट करके। टैक्सेस जो बाहर के मुल्क में दिए हो तो टैक्स रेट 27 में निकलता है। चलें ये ठीक है, अब जिसने आना था आ गया होगा, या अभी भी 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 2 सवाल आपको और होमवर्क में दिए थे, वो कर लें पहले। चैप्टर नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 8 का बी।
If a person sustains a loss under any head of income, the same can be set off against the income from any other head of income. कोई लॉस भी किसी भी प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। इसकी एक्सेप्शन बता दें, हाथ खड़ा करके बताना शुरू करें एक्सेप्शंस। पेज 450 कहते हैं हर लॉस हर प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। इसकी कोई एक्सेप्शंस बता दें। हर लॉस, एक एक्सेप्शन ये है कि सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है जी, और आगे चलें। प्रॉपर्टी के लॉस में से, प्रॉफिट में से, बिजनेस का लॉस माइनस, और कोई एक्सेप्शन बताएं। कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। इसमें यह भी लिखाइएगा एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस भी नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम की इनकम से माइनस नहीं हो सकता, एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस भी। और अभी जो ताजा ताजा पढ़े, फॉरेन लॉस कैनॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम। एक्सेप्शन लिखनी है ना, बस ये ना लिखिएगा हाउएवर पाकिस्तान लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। लॉस फ्रॉम एनी हेड कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। स्पेक्यूलेशन लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। और पहले चौथी लाइन पढ़ें, कैपिटल लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, बिजनेस लॉस शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रूल नंबर 2। तो ये रूल 1, 2 और 3 हो गए। ये भी इसने लिखा है, लॉस अंडर फाइनल रिजीम कैनॉट बी सेट ऑफ विद इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल रिजीम। और अगली बात, लॉस इन केस वेयर इनकम इज एग्जेम्प्ट, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल रिजीम। तो एक लाइन तो हमने डलवाई थी, ये इसने एक्स्ट्रा डाली है हमारे से। और लॉस फ्रॉम फॉरेन कैनॉट बी सेट ऑफ विद, हाउएवर पाकिस्तान लॉस कैन बी। तो सेट ऑफ की मिसालें तो पूछ नहीं रहा, नॉट सेट ऑफ की मिसालें पूछ रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8A, मासूम इज सोल ओनर ऑफ बिजनेस दैट इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर। ये फर्नीचर खरीद के बेच रहा है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं फर्नीचर खरीद के बेचते हुए। इसका कारोबार है फर्नीचर का, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग है फर्नीचर की। यानी किसी कहीं से क्या क्या कहते हैं वो, कौन सा इलाका है ये फर्नीचर वाला, चिनियोट। चिनियोट से कुर्सियां बहुत ज्यादा खरीद के लाके लाहौर में किसी अच्छे से शोरूम में रख लेता है और वहां लाके बेचता है। ये बिजनेस जरूर समझा करें। ही विड्रू फर्नीचर ऑफ 3 मिलियन। 3 मिलियन का बिजनेस स्टॉक घर ले गया ताकि अपनी बेटी को दे दे उसकी शादी के मौके पे। खरीदा था इसने 2.5 मिलियन का। बिजनेस का एसेट घर ले जाना इज एन एक्यूजिशन और इज अ डिस्पोजल, इज अ डिस्पोजल एज पर चैप्टर नंबर 8। तो पहले इस पे आप लिखें सेक्शन 77 का 3। If a business is put to personal use, it's no. I need section 75 first, page 180. Where a business asset, the application of business asset to personal use will be considered as disposal when asset is put to personal use. तो पहले इस पे लिख के आएंगे सेक्शन 75 का 3। फिर अब ये बेचा कितने का, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये बेचा कितने का। क्या हुआ ब्रो, तुम
इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद? तो सब कुछ ही बंद कर दिया तुमने। इतना गुस्सा ठीक नहीं। सर मैं कह रहे हैं मेरा पुराना वन नोट चल रहा है, ये कैसे है? क्या गेम है? सेक्शन 77 का 3, if a business is put to personal use, its consideration shall be the fair market value on the date event took place. तो सेक्शन 75 का 3, सेवेंटी फाइव का भी 3 और 77 का 3। तो सेक्शन 75 के 3 पे आप लिख के आएंगे कि सेक्शन 75 का 3 ये बताता है कि ये डिस्पोजल बनती है, और 77 का 3 ये बताता है कि इस डिस्पोजल को रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी फेयर वैल्यू पे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो पहले आप लिख के आएंगे द पुटिंग द बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज इज अ डिस्पोजल। Further, its fair market value on the date of disposal will be considered as its consideration received. So, a gain of rupees 0.5 million will be recorded under the head income from business. So, gain कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? बोलें जी, स्टॉक ही बेचे ना सॉर्ट ऑफ। कंसिडरेशन कितनी? 3 और कॉस्ट। तो अगर कस्टमर को भी बेचता तो 3 का ही बेचना था, लेकिन कस्टमर को नहीं बेचा बल्कि कहां लेके चला गया? घर लेके चला गया। ये बिजनेस इनकम में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ही सोल्ड एन एंटीक टेबल फॉर 1 मिलियन। उसने एक एंटीक टेबल बेची है 1 मिलियन की। द टेबल हैड बीन गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फादर बैक इन 2012। टेबल उसको उसके अब्बू ने गिफ्ट की थी 2012 में। इट्स फेयर मार्केट एट द टाइम हिज फादर ओरिजिनली परचेज द टेबल। जी, कॉस्ट अब्बू के हाथ में कितनी है? 0.5 मिलियन। जिस दिन मुझे मिली उस दिन फेयर वैल्यू क्या है? 2.2। मैंने सोल्ड कितने की कर दी? 1 मिलियन की। अच्छा, he sold a table for 1 million. The table is gifted to him by his father back in 2012। अब्बू ने उसको गिफ्ट कब की है? 2012 में। हमारा कौन सा साल है? ये ना नॉर्मली फिर 2023 ही आप समझेंगे, 2023 ही समझा जाएगा, ये भी याद रखिएगा जिस साल का सवाल आया है। During the year the following transactions took place. He sold an antique table. The table had been gifted to him by his father 11 साल पहले। Its fair market value at the time of gift was 2.2। अच्छा, एक बात वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, तो रिलेटिव से गिफ्ट मिलना अदर सोर्स में नहीं जाता। तो जिस वक्त ये मिली होगी उस वक्त अदर सोर्स में नहीं गया होगा। अब उसने बेच दिया टेबल, तो इसके बारे में हम बता के आएंगे कि पर्सनल एसेट का बेचना किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता। मैंने कहा था अगर ऐसा सवाल आ गया तो आपने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में डिस्पोजल ऑफ शेयर लिख के लिखना है, नॉट अ कैपिटल एसेट। इसलिए ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसका गेन लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर ये ज्वेलरी होती तो फिर कंसिडरेशन में से ये वाली कॉस्ट आपने क्या करनी थी? माइनस करनी थी।
एंटीक है, ओ एंटीक है भाई, बिल्कुल गेन निकालें, बोलें 1 माइनस 0.5, गुड। एंटीक है तो आप लोगों ने मुझे बताना था, मैं तो टेबल समझ के करा था। 0.5 बुक किधर है, भूल गए। ये कैपिटल एसेट है, एंटीक टेबल। अगर खाली टेबल होता तो कैपिटल एसेट ना होता। मूवेबल पर्सनल एसेट्स हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल दी है। ओके, ये पेज कौन सा है हमारी बुक का? 286। अच्छा, कोई इंडिविजुअल और एओपी इंटरेस्ट इनकम वगैरह कमाए या कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमाए तो वो यहां आएगा, और अगर कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम कमा ली तो हम ऊपर देख लेंगे क्या रूल लिखा हुआ है। इंडिविजुअल एओपी ने इंटरेस्ट इनकम कमाई, ये टेबल लगेगा। कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम कमाई तो ऊपर सफे के देख लेंगे क्या लगेगा। अगर बैंक ने इंटरेस्ट इनकम कमाई तो ना ये लगेगा ना वो लगेगा, ना ये सर लगा सफा। बैंक ने अगर इंटरेस्ट इनकम कमाई तो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल रिजीम बिजनेस इनकम है। ये लिखा हुआ था चैप्टर 8 के पहले या दूसरे सफे पर। तो इंडिविजुअल एओपी इंटरेस्ट इनकम कमाए यही डिस्कशन कीजिएगा, कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमाए यही डिस्कशन कीजिएगा। मिसाल के तौर पे पीटीसीएल रॉयल फैन इंटरेस्ट इनकम कमाए यही सफा, इंडिविजुअल एओपी इंटरेस्ट इनकम कमाए यही सफा। लेकिन अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाए तो नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा, एक और बता दें, एक इंटरेस्ट इनकम और जगह भी है, वो मुझे बता दें कौन सी है। वो चैप्टर 13 में कौन सी इंटरेस्ट इनकम माफ है? चैप्टर 13 में कौन सी इंटरेस्ट इनकम माफ है? चैप्टर 13 में एक इंटरेस्ट इनकम माफ है जिसमें 4 शराइत हैं, वो 4 शराइत सुन लें। चैप्टर 13 में एक इंटरेस्ट इनकम माफ है, उसमें 4 शराइत हैं। वो 4 शराइत ये हैं, आपने लोन लिया हो बाहर के मुल्क, लोन लिया हो आपने नॉन रेजिडेंट से, सिक्योरिटी इशू की हो बाहर के मुल्क में, लोन का पैसा इस्तेमाल करें पाकिस्तान में, जिससे लोन लिया हो बाहर के मुल्क में वो आपका जानने वाला ना हो। ये 4 शराइत जब पूरी करें तो चैप्टर नंबर 13 कहता था कि नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम क्या है? माफ है। तो ये जो टेबल अब आने लगे इसमें इसने ये 3-4 मल्टीपल जगहों से प्रोविजन टेस्ट की हैं। चैप्टर नंबर 11 भी, चैप्टर नंबर 8 भी और चैप्टर नंबर 13 भी। तो अब इसी सफे के ऊपर हम लिख लेते हैं, ये कौन सा सफा है? 286। ये तो चैप्टर 11 है। इसमें कौन इंटरेस्ट कमा रहे? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। क्या कमा रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस पे कर रहे हैं? और चैप्टर नंबर 8 क्या बता रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक। इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वो बता रहे इंटरेस्ट इनकम किसकी? नॉन रेजिडेंट की। वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है, अगर 4 शराइत पूरी हो जाए।
चैप्टर नंबर 13 पे सेक्शन नंबर बता दें। सेक्शन 46। और इंटरेस्ट इनकम बैंक की बता दें सेक्शन 18 का। दूसरा सफा है शायद। सेक्शन 18 का 3, जहां लिखा हुआ है कि अदर सोर्स में नहीं जाएगी, बिजनेस में जाएगी। ये उसकी बेनिफिट, ये मैं बात कर लेता हूं आपसे। इसको छोड़ दें। हाँ, सीआर की क्लास तो ऊपर होगी। हाँ, पता नहीं किधर होगी वो। सर उमैर की क्लास ऊपर हो रही है। अच्छा चलो ठीक है। अब वो सवाल पढ़ लें आप। सीआर की क्लास पर नीचे रख लेते हैं। क्या है? कैफ 6। ठीक है, आप लोग करें। हाँ, बता दो उस्मान को। सर उमैर को भी इन्फॉर्म कर दें फिर। दीवाने लोग हैं ये, बड़े होके भी। आप लोग तो नहीं बड़े होके ऐसे करेंगे, गुस्से वाली शक्ल बना देते हैं, क्लास का मैसेज कर। ये क्या करें हम इन चीज़ों का? पढ़ा तो दी नहीं है, बाई कैप टेस्ट कर रहे हैं, पास पेपर भी आ रहे हैं, रिवीजन तो करानी पड़ेगी। नहीं पता नहीं क्या आप लोग बड़े होके ना ऐसी हरकतें कीजिएगा। जो है वो है, आप सबके सामने ही है। कोई टाइम ज़ाया करने के लिए तो नहीं बुला रहे कि चैप्टर 1 का पहला सफ़ा निकाल लें, आ जाए दोबारा पढ़ते हैं। उसके लिए शायद आपने ज़्यादा शौक से आना था, मुझे लगता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या माफ़ करूं? ऐसे बना रहे हैं, क्या क्या माफ़ करूं? क्या माफ़ करूं भाई? क्या माफ़ करूं? जो माफ़ किया। अजीब लोग हैं। ताहा हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइन आ कंसल्टेंसी फर्म। ताहा ने कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन किया है। अच्छा, इंडिविजुअल एओपी कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमाए, चैप्टर 11 लगेगा। बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाए, चैप्टर 8 लगेगा। और नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट इनकम कमाए, चैप्टर 13 लगेगा। Taha, who has recently joined tax consultancy firm, prepares the following table with regard to taxability of interest income earned by various persons during tax year 2023। आतिफ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई है 11 लाख बैंक से। आतिफ ने इंटरेस्ट इनकम कमाई है। आतिफ ने इंटरेस्ट इनकम कमाई है 11 लाख बैंक से। तो बताएं कौन सी रिजीम में जाएगा? फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा, न्यूमेरिकल में वैसे हम लिख आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डैश एफटीआर इंटरेस्ट इनकम को, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इंटरेस्ट इनकम किसी हेड में नहीं जाती, तो हेड ऑफ इनकम की जगह डैश डलेगा। ओ, एफटीआर में जो इनकम चली जाए उसमें खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। कर लें जी सही, 3 चीजें। 3 में से एक तो सही है, 2 सही कर लें। एफटीआर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। बिलाल ने पेज नंबर कौन से? 450। बिलाल ने इंटरेस्ट इनकम कमाई है बैंक से, इंडिविजुअल है।
इंटरेस्ट इनकम कमाई है बैंक से, कितनी? 55 लाख। तो ये किस में जाएगी? नॉर्मल टैक्स रेजिम में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाएगी, खर्चे माइनस करने की इजाजत है। नॉर्मल रेजिम में जो चीज चली जाए वहां खर्चे माइनस करने की इजाजत है, फाइनल टैक्स रेजिम में चली जाए वहां खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। सीमा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो चैप्टर 11 में ही डिस्कस होगा। प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल रेजिम विद अ मैक्सिमम टैक्स रेट ऑफ 5%। रेट तो उसने पूछा नहीं, इसमें यह भी नहीं देखना कि इनकम कितनी है। बहबूद सर्टिफिकेट अदर सोर्स से, नॉर्मल रेजिम है, जो चीज नॉर्मल रेजिम में जाती है उसमें खर्चे माइनस करने की इजाजत है। Maybe we will come up with some good questions in Monday class, which is planned to be our last class, planned to be. Okay. कमाल एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। कमाल क्या है? एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसने 33 लाख इनकम कमाई है। सिक्योरिटी रेजिडेंट पर्सन ने इशू की है, यानी लोन रेजिडेंट बंदे ने लिया है, कमाल ने उस पर इंटरेस्ट कमाया है। Profit was paid outside Pakistan on approved securities which are widely issued outside Pakistan। सारी बातें इसने कॉपी पेस्ट की हैं चैप्टर नंबर 13 वाली। अगर याद नहीं है तो वो फिर रिवाइज कर लीजिएगा। ये सेक्शन 46 था। ये इनकम माफ है, ये इनकम माफ है। वैसे माफ इनकम के साथ अदर सोर्स अगर डैश डाल के लिख दें तो लिख देना चाहिए। देखें जरा, अपने सोल्यूशन में क्या किया हुआ, जिस तरह उसने किया उस तरह कर देते हैं। क्या किया हुआ है? अदर सोर्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? माफ इनकम के साथ यहां भी एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है, यहां पे क्या डैश लिखा हुआ है इसने? चलो ठीक है। अच्छा, ये इनकम क्या है इसकी? एग्जेम्प्ट। लेकिन न्यूमेरिकल में आप बेशक अदर सोर्स लिख के डैश एग्जेम्प्ट लिख दीजिएगा। जब एग्जेम्प्ट है तो फिर खर्चे तो माइनस नहीं होंगे ना, फिर खर्चे तो बस, फिर इनकम ही एग्जाम्प्ट है तो फिर खर्चे कहां से? उसने नो लिखा हुआ या डैश लिखा हुआ है? वैसे डैश लिखा होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? डैश भी लिख सकते हैं वैसे तो। खर्चों का तस्वुर नॉट एप्लीकेबल लिखना चाहिए, यानी कि बस जब इनकम ही माफ है तो फिर खर्चे कहां से माइनस करने हैं। आगे, सिकंदर ने 44 लाख कमाया लोन एग्रीमेंट विद एओपी बीइंग इट्स पार्टनर। अच्छा जी, ये जो पार्टनर्स इंटरेस्ट इनकम कमाता है ना, डेट इज लिखे डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 12। पार्टनर अगर एओपी को लोन दे तो एओपी के लिए ये क्या होता था? बताएं जी। पार्टनर एओपी को लोन दे तो एओपी के लिए क्या होती थी? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस। और पार्टनर के लिए, अच्छा अगर पार्टनर सर्विसेज दे एओपी को तो एओपी क्या देती थी? सैलरी। पार्टनर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके लाए तो एओपी क्या देती थी? बोनस। तो सैलरी, बोनस बिजनेस का खर्चा। अगर पार्टनर लोन दे दे या कैपिटल देता था एओपी को, तो हमने एक दो सवालों में पढ़ा था एओपी उसको इंटरेस्ट देती थी। तो पार्टनर का जब एओपी का हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते थे वर्किंग 1 में, तो पार्टनर को सैलरी देते थे, पार्टनर को कमीशन देते थे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना एओपी में बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि ये पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा है। ये डिविजिबल इनकम में आती हैं फिगर्स। डन। अब देखें जी क्या बनता था हमारा, जो हम करते थे ना डिविजिबल इनकम। डिविजिबल इनकम उसमें आती थी पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बचा कुचा प्रॉफिट शेयर, पार्टनर ए, पार्टनर बी और टोटल। ये फॉर्मेट होता था। अब बात तसल्ली से सुने। पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला बोनस, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट, पार्टनर को मिलने वाला
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा शेयर फ्रॉम एओपी वाली वर्किंग में जाता है, बल्कि ये सारा एओपी वाली वर्किंग में जाता है। और मजे की बात, ये फिगर कहां जाती है? कम वाली इनकम और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में। याद आ रहा है? ये फिगर कहां जाती है? कम वाली इनकम और ज्यादा वाली इनकम के। और चैप्टर 12 में लिखा हुआ था कि द प्रॉफिट फ्रॉम एओपी विल बी एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, लेकिन रेट पर्पस के लिए ऐड किया जाता है। लेकिन थ्योरी की हद तक एग्जाम्प्ट कहने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि पार्टनर ने इस पे टैक्स नहीं देना होता। बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ ना उधर ही ऐड हो गई होती है, ऐड बैक, तो उधर एओपी ने टैक्स अच्छा खासा दे दिया होता है, तो पार्टनर ने दोबारा इस पे टैक्स नहीं देना होता। लेकिन रेट बढ़ाने के लिए इनको क्या किया जाता है? सो दैट वाज बिट टेक्निकल एंड इट शुड नॉट हैव बीन टेस्टेड एट दिस लेवल। ये तो बहुत ज्यादा हैवी लेवल की टेस्टिंग शुरू हो गई। बहरहाल इसमें क्या इक्का दुक्का चीजें ऐसी होती हैं। इस अटेम्प्ट में भी लोगों के सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आए हुए थे, क्या मसला है? तो लिखें जी, यहां पे लिखें, मिसाल के तौर पे 7 रुपए लिखें। ये जो पार्टनर ए को 7 रुपए मिले हैं, इसमें सैलरी भी पड़ी हुई है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट शेयर भी पड़ा हुआ है, फर्ज करें। अच्छा, तो अब सवाल ये कह रहे हैं आपसे कि 4 का क्या करें, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करें। हमारे सवाल में मुझे पता है 4.4 है, चलें आप 4.4 कर लें। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि 4.4 का क्या करें, तो बताएं 4.4 इज द शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम AOP, so it is exempt. However, for rate purpose it will be added. लेकिन थ्योरी का सवाल तो है नहीं, कितनी लंबी बहस करें। तो लिखें उर्दू में, 4.4 7.4 में पढ़ा हुआ है, और ये 7.4 4.4 7.4 में पढ़ा हुआ है, और ये 7.4 रेट पर्पस के लिए ऐड होता है। पता ही है ना आपको, ये 7.4 रेट पर्पस के लिए ऐड होता है। लेकिन वैसे तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं देना होता, लेकिन वैसे तो एग्जेम्प्ट है। चैप्टर 12 में लिखा हुआ था ये सारा। भाई ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, असल बात ये इंपॉर्टेंट है कि डिविजिबल इनकम में न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है, सैलरी भी ऐड इधर लानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि पार्टनर कहते हैं मैं ज्यादा सरमाया लाया हूँ, दूसरा कहते हैं मैं कम सरमाया लाया हूँ। कुछ पार्टनर लोन भी दे देते हैं, तो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। तो हमारे लॉ का कहना है ये जो इंटरेस्ट है ये घर ही लेके जा रहा है, ये इसकी ड्रॉइंग टाइप चीज है। और प्रॉफिट शेयर, ये सारी चीजें पार्टनर को मिलती हैं एओपी से। सिकंदर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने लोन एग्रीमेंट किया है एओपी से, बीइंग इट्स पार्टनर। अब पता कैसे चला कि ये इसकी इंटरेस्ट इनकम है? ऊपर से मिला के पढ़ें, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय सिकंदर, बाय और नीचे आएगा सिकंदर, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय सिकंदर on loan given to AOP being its partner। मैंने लोन AOP को दिया था पार्टनर के तौर पे, तो मुझे AOP ने क्या दिया है? तो पार्टनर को कोई भी पेमेंट करें तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि ये उसके प्रॉफिट का हिस्सा है। और चैप्टर 12 कहता है इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो NTR को काट के बल्कि लिखें इट इज, ये किसी हेड में नहीं जाता, तो फिर खर्चे तो बिल्कुल भी माइनस नहीं होंगे। ये चैप्टर 12 था, चैप्टर 12, और ये था चैप्टर 13। ड्रीम बैंक को इंटरेस्ट इनकम मिल गया। ड्रीम बैंक के लिए चैप्टर 11 नहीं है, फिर बैंक के लिए चैप्टर 8 है, क्योंकि बैंक का काम ही बिजनेस इनकम कमाना होता है।
तो आगे 10 मिलियन मिली है, जहां मर्जी से मिली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक को इनकम जहां मर्जी से मिली हो, बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, उससे इंटरेस्ट इनकम कमाई है बैंक ने, ये बैंक की कौन सी इनकम है? नॉर्मल रिजीम, और खर्चे माइनस करने की इजाजत है। जो चीज नॉर्मल रिजीम में गिर जाए वहां खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है। डन। तो सॉर्ट ऑफ कोई 4 चीजें निकली इंटरेस्ट इनकम के एतबार से। ये चौथी तो आई कैप ने अपनी कड़ी फ्राई की हुई थी। ये इंटरेस्ट इनकम ऑफ पार्टनर ऑन लोन गिवन टू एओपी, ये एग्जाम्प्ट है। निकालें जी वो जो हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल 52। हो गया जी? कौन सा न्यूमेरिकल है जी? चैप्टर 18, पेज नंबर 499। अच्छा, किसी से सैलरी वाला सवाल भी हो गया था, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला, ये भी होमवर्क में डाला था। जो होमवर्क पिछली क्लास का पेंडिंग रह गया ना, उसको भी जरा कर लीजिएगा। पेज नंबर 499। ओके ओके ओके, मैं जरा वो पुराने नोट्स में घूम रहा था। ये वाला सवाल रहता है, ये वाला रहता है ना? हाँ, पेज नंबर 498। वो तो 2 एडजस्टमेंट्स रहती थी ना उसकी, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। नफीस एंटरप्राइजेज। अच्छा, सुबह सुबह से हमने क्या किया है भाई? दूसरा पार्ट बना दो, पार्ट बी बना दो। 1 मिनट रोको जरा। सुबह सुबह से हमने क्या किया है? आते लॉसेस की कुछ रिवीजन की थी, फिर उसके बाद हमने, भाई आप लेट आए थे, सुनो, उसके बाद हमने ये किया था कि हमने एक रूल पढ़ा था क्लास में, हल्का सा बताया था एक दफ़ा। पाकिस्तान के प्रॉफिट्स में से फॉरेन लॉसेस माइनस नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान के लॉसेस फॉरेन प्रॉफिट्स में से माइनस हो सकते हैं। उसके बाद तो बस ये क्वेश्चन 8 की है और इंटरेस्ट इनकम की रिवीजन की है। 4 किस्म की इंटरेस्ट इनकम है। बनाओ पार्ट बी।